से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दोनों अलग अलग लाइन है। जैसे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, क्या बढ़ाइएगा? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है कि धीरे धीरे? तेजी से फैलती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दोनों अलग अलग बात है। लेकिन देखो बढ़िया से, गतिज ऊर्जा का संबंध ताप से है, लेकिन यहां ताप का संबंध गति से है। सब बात अलग अलग है। हम कहते हैं अणुओं की गति बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। और इसका मतलब ताप जब बढ़ेगा तो अणु में वेग बढ़ेगा। अब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके गैस के अणुओं का वेग बढ़ेगा। अणुओं का वेग बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कहेगा ताप, अणुओं के गति से ताप उत्पन्न होता है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा से क्या जनरेट होता है? ऊष्मा। क्या जनरेट होता है? लेकिन जब तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बुझा रहा है? क्योंकि गर्म खाना तेजी से वातावरण में फैलता है। बोलो हाँ। तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। अब देखो ई फिर अलग पर लाइनें अलग है। ई लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। विसरण हम लोग क्या पढ़ाते हैं? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है? विसरण। ऐसा एकमात्र मेथड है विसरण जिसमें स्वतः घुल मिल जाता है। जैसे आप सेंट की बोतल को खोल दीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई प्रेशर वगैरह नहीं दीजिए, खोल दीजिए, वो अपने वातावरण में घुलने लगेगा, क्योंकि वहां उच्च घनत्व है, यहां निम्न घनत्व। गैस सिलेंडर को खोल दीजिए, वो अपने घुलने मिलने लगेगा। इसका मतलब स्वतः घुलने मिलने का गुण भी क्या है? विसरण। या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का प्रवाह भी क्या है? विसरण। ताप बढ़ जाएगा तो विसरण बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अभी तुरंत बताए थे, ताप बढ़ जाएगा तो विसरण भी बढ़ जाएगा। बुझा रहा है? पक्का। हम चला बहुत चीज सीख रहे हैं, तुम समझो कितना चीज सीखेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा ना तो तुम कहेगा कि अरे सलाई तो पढ़वे नहीं किए। इसी में क्या करेगा? विसरण, एगो दे देगा वाष्पीकरण, विसर्जन। अब ले सला विसरण की वाष्पीकरण की विसर्जन, ऑप्शन का पते नहीं चलेगा। तो कहते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, कैसे मिलना, क्या कहलाता है? विसरण। और बल लगाने पर ठोस टूट सकता है। देखो अगर हम अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्त मेरे कि अगर हम किसी ये वस्तु है इस पर हम बल लगाते हैं, बढ़िया समझ लो। चला एको लाइन फालतू ने है, एनसीईआरटी में लिखल है, जाके पढ़ लो। तुम पढ़ेगा नहीं, इतना मोटा हो जाएगा। तो हम पढ़ा रहे हैं छांट के, तो तुम पढ़ लो। अब एनसीईआरटी में तो यहो बात लिखल है, बल के SI मात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होता है, वहां नहीं लिखल है। जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम होता है। तो 2-4 लाइन हो सकता है वहां से भी हो, लेकिन मैक्सिमम वो लाइन है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम अन्य कॉमन किताबों में पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी में है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल 2 दिन पहले जो टीआरई हुआ है उसका है। जैसे मीट्री पद्धति कहां हुआ था? फ्रेंच। जैसे एक और एग्जाम्पल तुम दोगे, हम तो पढ़ा दिए हैं तो इसलिए नहीं दिया, हम अपने किताब में ऑलरेडी डाले हुए हैं। जो इस बार दरोगा में पूछा था कि जिंक और टीन में, टीन का बर्तन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज्यादा अभिक्रिया। इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है जो किसी किताब में तुमको मिलेगा नहीं। अब देखो चला, अगर हम इसको दबाते हैं और दबाने के बाद ये अपना आकार नहीं बदलता है, टूट जाता है। जैसे आकार नहीं बदलेगा तो यह गुण दृढ़ता है, यह गुण क्या है? लेकिन अगर बल लगाएंगे टूट जाएगा तो यह गुण भी दृढ़ता है। ध्यान देना, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वह वस्तु अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है तो रिजिड बॉडी है, रिजिड है कि भैया हम अपना आकार नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आकार नहीं बदला और टूट गया तो वह गुण भी दृढ़ता है, क्योंकि भैया टूट गया तब भी वह आकार नहीं बदला, ये टूट जाएगा, फिर अगर जोड़ देंगे तो उसी आकार में नहीं आ जाएगा। तो वस्तुओं का वह गुण जिस पर बल लगाने के बाद वह अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है?
आकार परिवर्तन नहीं करता है वह गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। और जब अधिक बल लगा देंगे तो टूट जाएगा, यह गुण भी दृढ़ता कहलाता है। और लेकिन अगर बल लगाएंगे और वह अपने शेप में को बदल लेगा तो यह गुण दृढ़ता नहीं है। अब बल लगाएंगे अपने शेप को बदल लेगा, फिर पुनः अपने शेप में आ जाएगा, यह गुण प्रत्यास्थता है। आप बल लगाएंगे अपने शेप में चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा, यह गुण प्लास्टिसिटी है। बल लगाएंगे अपना आकार नहीं बदलेगा, यह गुण दृढ़ता है। बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, उसी आकार में रह जाएगा, प्लास्टिसिटी। और बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, फिर उसी आकार में आ जाएगा, इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्लियर है? बोलो न रे, सब बात अलग अलग है, सब बात अलग अलग। इसी पर चला हम तो एगो टेस्ट भी सेट कर रहे हैं। जब सब पढ़ा देंगे ना तो एगो टेस्ट लेंगे, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे तो एक दिन का एगो टेस्ट लेंगे, 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन इसी में से रहेगा, क्या थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, उसका डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से रहेगा। फिर कहता है चला, बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ऐसे पिंड को रिजिड बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी कहते हैं? अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण क्या होता है? बताओ, अगर गैस विसर्जित होगा, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा तो तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा? अब कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। अब देखो कितना सुंदर प्रश्न है। लोहा का गलनांक, लोहा का गलनांक, अल्युमिनियम का गलनांक, बोलो हाँ। हमको ये बताओ, जो जितना ज्यादा हार्ड होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर गलेगा कि कम पर? पक्का। जैसे टंगस्टन का गलनांक 3580 डिग्री सी और लोहा का गलनांक है 1200 डिग्री, है कि नहीं? देखकर मतलब जकरा में आकर्षण बल बहुत तगड़ा होगा उसको ज्यादा हीट देके ना तो अलग करना पड़ेगा, जकरा में आकर्षण बल कम है, कम में हीट देंगे अलग हो जाए। इसका मतलब आकर्षण बल जो है वो गलनांक पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर ज्यादा आकर्षण बल है, ज्यादा टेम्परेचर देके गलाना पड़ेगा, और अगर कम आकर्षण बल है कम टेम्परेचर पर गलाना पड़ेगा। इसका मतलब जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है उसका गलनांक ज्यादा, और जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है उसका गलनांक कम। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। इसका मतलब अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो गलनांक क्या होगा? गलनांक ज्यादा होगा। जो जिसमें आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो कठोरता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा कठोरता उतना ज्यादा होगा। बुझाइए नहीं रहा? बोलो न रे। तो आंसर जल्दी से इसको लिख लो, आकर्षण बल गलनांक के सीधे क्या होता है? समानुपाती। जल्दी लिख। बुक ऑर्डर करके मेरे यहां चला, सूझ जाना है, अपने पहुंच जाएगा। इस धरती का सबसे गंदा आदमी तो हम ही हैं। वो लिख रहा है कि बुक का पैसा दे दिए हैं, 8 दिन हो गया है, बुक अभी तक आया नहीं, आप चीट कर रहे हैं। चलो बताओ, हम ऐसा कौन दिन है जो नहीं बोले हैं कि बुक ऑर्डर करेगा कि दुकान से ले लो, ऑर्डर मत करो। अगर ऑर्डर करता है तो चुपचाप सूझ जाओ, कहिया जाएगा अगर कोई माई बाप नहीं, कम से कम 20 दिन लगेगा। अब बोलो क्या है उसका रीजन? बताते हैं। चला, तुम लोग बोलने के लिए ही कर दिया। अब उसका रीजन क्या है? देखो, हम अगर इसके जहां सामान्य विज्ञान को भेजते हैं यहां से, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू वो 30% में जाएगा, लेकिन इंडियन पोस्ट है उसके ऊपर लोड ज्यादा है, कर्मचारी कम है, तो वो पोस्ट बहुत धीरे धीरे जाएगा और कम से कम 15 से 20 दिन में जाएगा। ठीक है? और यही अगर हम 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके 100 लेके
प्राइवेट कुरियर से भेजेंगे तो 2 दिन में चला जाएगा। आज भेजेंगे परसों बच्चा को किताब मिल जाएगा। ठीक, तो LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। को पहुंचने में लगेगा समय। उल्ले वो नहीं करता है, ऑर्डर रहता है 1000-1200 का, हम 300 से ज्यादा लेवे नहीं करेंगे। मेरे पास उतना स्टाफ है। एंट्री करने में एक बुक को 6 से 7 मिनट लगता है। एगो स्टाफ जाओगे तुम आईपीओ, जो यहाँ पटना आईपीओ है, जीपीओ जिसको हम लोग कहते हैं, वहां एगो स्टाफ खाली वासे पब्लिकेशन की किताब के लिए समझो अपॉइंटे है। वो डेली 1200 किताब ले जाके यहां से रख देता है, ओकरा एक्स्ट्रा देते हैं कुछ, तब जाके वो भेजता है। अब तुम बताओ कि एकर की उपाय करें। 100 टका बच्चा पे करेगा तब 100 जैसे लगाएंगे डिलीवरी चार्ज। अरे लूटा रे लूटा, इसके जा लूट लिया रे हमको, रे बर्बाद हो गए हम। अब बताओ चला जिए कैसे हम। की करो, ये 2 दिन में पहुंच जाएगा। आज भेजेंगे, कल का टाइम लेगा, परसों बच्चा के हाथ में रहेगा। ना प्राइवेट कुरियर से भेजना हो, प्राइवेट कुरियर या स्पीड पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक उपाय है कोनो, लेकिन बच्चा तो जे मन। अच्छा चला, एगो बात कभी सोचा है, हम तो थोड़ा खड़ा होके पढ़ा दे रहे हैं, काय गो मास्टर पूरा पटना नहीं, पूरा भारत की बात करो तो मुश्किल से 5-7 गो टीचर है जो अभी रेलवे में खड़ा होके पढ़ा रहा है। 5-6 गो से ज्यादा नहीं होगा, उतने गिनल मास्टर है। जे बहुत बड़ा हो गया वो नहीं पढ़ाना छोड़ दिया, वो यूट्यूब पे आके कभी नहीं पढ़ाएगा तुमको। या जो क्षेत्रीय टीचर है उनका बेचारे का यूट्यूब चलता नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ाते हैं। जो नॉर्मल टीचर की अगर बात करो तो रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए तो तुम गौर से एक बार गिनना बढ़िया से आंख बंद करके, तो तुमको ठीक है, तुमसे 1000, 1500, 2000 फीस टीचर चार्ज करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, तो जब तुम गिनोगे तो 10 से ज्यादा नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा टीचर हो गया वो तो खाली बहुत सारा बात ऐसा कर रहा है जो तुम्हारे यूज में नहीं है और तुम्हारे काम में नहीं। हम तो बड़ा टीचर उसी को मानते हैं जो चला खड़ा होकर बच्चा को पढ़ा दे। अरे पढ़ाएगा तब नौकरी होगा। हम तोरा ये कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ अभी क्या हुआ है, तो ये बात से तोरा नौकरी हो जाएगा? उस सवाल पूछवे नहीं करेगा तो तोरा नौकरी होगा नहीं। हम तोरा वही सब बात कहेंगे, जिंदगी जीना कैसे है ये बताओ। अरे साला जिंदगी बाद में जिएंगे, पहले नौकरी कैसे होगा ये बताओ। पहले चला नौकरियन जरूरी है। तो जो एकदम अपने आप को, जिसको लगता है कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, वो यूट्यूब पे आके तुरंत नहीं पढ़ाएगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। ओकर पेड कोर्स 1 लाख रुपए में मिलेगा तुमको। जो यूपीएससी वाले टीचर लोग हैं तुम देख लो, 1 लाख रुपए में ओकर पेड कोर्स है। या अन्य टीचर भी है जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर मानते हैं, उन लोगों ने यूट्यूब पे आना बंद कर दिया। जब एसएससी की वैकेंसी आ गई तो भैया 3 दिन आके पढ़ा देना है, 5 दिन आके पढ़ा देना है, 10 क्लास ले लेना है, कोर्स बेच लेना है, फिर वैकेंसी खत्म, अपना क्लास चल रहा है उधर। यूट्यूब पे आना बंद। यूट्यूब पे फिर कब आना है? देखो महा बदलाव हो गया, देखो आज एसएससी ने पादा, आज एसएससी ने हई किया, आज एसएससी ने हऊ किया। ये सब बात कहने के लिए आएगा, लेकिन वही लल्ला तुम्हारे लिए बेनिफिटेड है जो तुमको खड़ा होके कंटेंट पढ़ा देगा, चाहे वो हम हो या कोई और हो। लेकिन चला तुम जितना बड़का बड़का टीचर है वो एक लाइन में कहता है सर वो सब नहीं होता है। जब वैकेंसी आए ना तो 10 दिन माहौल बना के पढ़ा देना है और सब बच्चा ले लेना है। उसके बाद बच्चा कहां जाएगा? फिर तो माहौल ठंडाइए जाता है, नहीं पढ़ाना। बता। अच्छा चला तू एक बार आंख बंद कर, अब बढ़िया से तू सोच, हम तेरा गिनती करवा देंगे। नाम लेना संभव नहीं है कि तुम जान रहे हो, लाइव है क्लास। 10 गो टीचर नहीं पूरा पाओगे जो तेरा खड़ा होकर कंटेंट पढ़ा रहा है रेगुलर वे में। हमने कहा है कि 9:20 का क्लास हम रेगुलर लेंगे, मतलब लेंगे एकदम, वो फिक्स है कि लेवे करेंगे। 1 घंटा टाइम तो बच्चों को तो बहुत आसान लगता है। हम 1 घंटा वही टाइम अगर दूसरे बैच में देंगे तो कम से कम 1 CR कमाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ चला, बिना 1 से 1.5 करोड़ से कम में बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। अब तोरा बता दे, हम पढ़ाते हैं लेकिन चला 1 CR कमाएंगे। अब तोरा फ्री में आके डेली पढ़ा रहे हैं, तो खड़ा होके पढ़ा रहे हैं ना, तो तू चोट्टा हमरे कहता है 300 मंगा, नहीं देंगे, 200 मंगा, नहीं, पैसा लेंगे तभी पढ़ाएंगे, हम तोरा कह रहे हैं। और 1 घंटा तोरा बोले ना फ्री पढ़ाएंगे। तुम खाली जोड़ लो कि काय गो टीचर पूरे भारत में है जो तोरा 1 घंटा खड़ा होके खाली पढ़ा देता है, तो तू 10 से बाहर नहीं जा पाएगा। भारत का बात कर रहे हैं, चला पटना का नहीं,
पटना में तो एगो दूगो टीचरे है जो खड़ा होकर डेली, 3 गो टीचर हम देख रहे हैं, 3 से 4 टीचर पटना में हैं जो खड़ा होके 1 घंटा डेली क्लास ले रहे हैं, 3 गो हमरा लगा के, 2 गो और हैं जो डेली बेचारे आते हैं 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा के जाते हैं, बाकी और आउटसाइड चले जाओगे 3-4 गो और है जो डेली बेचारे आते हैं और पढ़ा के तुमको जाते हैं। यही 6-7 गो मास्टर है जो तेरा पढ़ा रहा है, नहीं तो तू कहां पढ़ेगा? उपाय बता। रेलवे में साला साइंस हम 2-3 आदमी हैं जो पढ़ा रहे हैं, 2-3 गो टीचर है साइंस में जो पढ़ा रहा है बेचारा, वो तीनों खत्म, मतलब रेलवे के साइंस पढ़ाने वाला तोरा कोई नहीं मिलेगा। कई गो टीचर है जो एनसीईआरटी का लगा दिया एग्जाम्पलर, अब पढ़ा रहा है एक लाइन, नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को चला बताओ, कहता है आप चीट कर रहे हैं हमारे साथ, साला हम चीटरों हो गए, मास्टर से कब चीटर बन गए, कब शिक्षा माफिया बन गए, साला पते नहीं चला। और चला हम पैसा इसलिए लेते हैं कि पैसा मेरी भी जरूरत है, तू यहां मेरे लिए थोड़े बैठता है, के आया है मेरे लिए पढ़ने? कोई नहीं आया है, सब आया है टका के लिए पढ़ने। हाँ कि ना है? कोई तेल लगाने वाला बात नहीं, सब पैसा के लिए पढ़ने आया है। मेरे लिए आना पड़े तो एक दिन नहीं आएगा, तुम आ जाएगा। अरे छोड़ो, चला तुम यही समझ लो, हर मेरा इज्जत तुम करो ना करो, उस टीचर की इज्जत जरूर करना जो तेरा यूट्यूब पे आके फ्री में 1 घंटा पढ़ा दे रहा है, ठीक ना? ना तो एक गो टीचर, जितना तू फेमस टीचर का नाम लो, साला यूट्यूब छोड़ दिया वो लोग। कोर्स पे जाओगे ना तो हिंदी का कोर्स मिलेगा 35,000 का, नाम नहीं लेंगे। अब बच्चा लेके पढ़ रहा है, खाली आगे बकथोती करना है कि जीवन कैसे चलेगा। एगो मास्टर तो महापगला है, मैथ के क्वेश्चन दिया यहां से यहां तक चला, एक दिन पढ़ा रहा था, हम एक दिन होकर क्लासे देखे हैं, बोर्ड पे इतने जगह था, एक क्वेश्चन लाया, 4000 बच्चा लाइव है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, बीच में जो कहता है जीवन बहुत जरूरी है, जीवन को जीना सीखो, पढ़ना सीखो, बाप के लिए कुछ करो, माई के लिए कुछ करो, पूरा डायलॉग पे डायलॉग दिया जा रहा है। अब फाइनली क्या कहता है, सवाल उससे नहीं बना, 10/3 था, और शायद टाइपिंग मिस्टेक था, यहां 20/3 होना चाहिए था। फाइनली सवाल उनसे नहीं बनाते, कहते हैं देखो इसमें कहीं ना कहीं एरर है, टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में, लेकिन जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। चल गया, लारी साला ये तो साफे ना बच्चा को ठग रहा है। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा वही कर रहा है जो बच्चा को करना है। इसलिए चला हम चीटर नहीं है, हम पहले बोल देते हैं जिसको बुक करना है 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन लगेगा, नहीं तो नहीं बुक करो, दुकान से लो। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होगा कि धीरे धीरे होगा? पक्का? कहता है किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, ये तो महाभिवियाई चला। एक चीज का ध्यान रखना, 1 मिनट, अवस्था परिवर्तन में कहेगा क्या नियत रहता है? अवस्था परिवर्तन में ताप क्या रहता है? नियत रहता है। और अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा क्या कहलाती है? चला, गुप्त उष्मा। जल्दी, हो गया? हो गया। अवस्था परिवर्तन के लिए कौन उष्मा दी जाती है? गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बताओ, चला फिर ये अलग अलग बात हो गया। ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है? समान। ये तो अलग बात है। ठोस जब गलेगा तो कैसे गलेगा बताओ? ताप और उष्मा में अंतर ही पता है ना? ताप के, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, जैसे पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है, वैसे उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता। एक बात बताओ, हम ठोस हैं, हमको गलना है, तो उष्मा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? उष्मा ग्रहण करेंगे जबकि ताप स्थिर रहेगा अवस्था परिवर्तन के दौरान। अगर हमको अवस्था परिवर्तन करके पिघलना है तो हम उष्मा को क्या करेंगे? ग्रहण करें।
तो कहते हैं ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और ऊष्मा को गलन संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा का गलन या संगलन जो होता है, इसको हम लोग कौन ऊष्मा के द्वारा डिनोट करते हैं, गुप्त ऊष्मा, जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चला एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा है, ठोस है, ठोस को गर्म कीजिएगा, इसका ताप बढ़ाइएगा तब नहीं द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म कीजिएगा तब ना वाष्प में बदलेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ टेम्परेचर जो है ये किसके बढ़ने से बढ़ता है, प्रेशर के बढ़ने से। जैसे आप ले लीजिए, जबकि प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, आप ले लीजिए कुकर, कुकर जान रहे हैं, कुकर में अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जब भाप का प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता कि घटता, भाप का प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो मेरे दोस्त कहते हैं अवस्था कब बदलेगा, ठोस, ध्यान देना। अब अभी तुम कहोगे इचला ये सब गुढ़ ज्ञान है, बढ़िया समझ लो। ठोस द्रव में बदलेगा तभी हम बोले तापमान नियत रहेगा, द्रव गैस में बदलेगा तो तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन कब, जब एग्जैक्ट ठोस द्रव में बदल रहा होगा तब। ठोस जो द्रव में बदलने के लिए तैयार होगा तो अपने तापमान को बढ़ाएगा, क्या करेगा, द्रव जब गैस में बदलने के लिए तैयार होगा तो भी अपने तापमान को बढ़ाएगा। लेकिन वह समय जब द्रव गैस में बदल रहा होगा उस टाइम तापमान नियत रहेगा, बोलेंगे। तो आप बताओ, ठोस को गर्म होना है तो उसमें सोसी की छेपी, हाँ, इसका मतलब इधर से इधर जब जाएगा तो उसमें सोसी की छेपी। ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता होगा, चला हम भी करवाए हैं बहुत बार साइंस टेस्ट में। उसमें सोसी की छेपी, चला जब 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 गैस, गैस से बनेगा द्रव तो ठंडा करना होगा कि गर्म, द्रव से बनेगा ठोस तो और ठंडा करना होगा, ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, उष्मा निकालना होगा तो उष्मा छेपी, बोलबे नहीं करेगा। इधर देखो, इधर 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 बढ़िया समझना, ये क्वेश्चन मिलेगा तोरा। ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव किस में बदलेगा, गैस में, तो गर्म करना होगा कि ठंडा, तो गर्म करना होगा तो उष्मा लेगा तब ना गर्म करेगा, उष्मा शोषी। जब गैस द्रव में बदलेगा, द्रव फिर ठोस में बदलेगा, ठंडा करना होगा, ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, और उष्मा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी। बोलो हाँ, जल्दी से लिख लो। ये पढ़ने के बाद चला, अगर किसी का 1 नंबर से मेरिट नहीं बनेगा तो तोहर 1 नंबर से वो मेरिट बन जाएगा। अगर साइंस का क्वेश्चन वैसा रहेगा जो सब छोड़ेगा लेकिन तोरा से नहीं छूटेगा। तुम समझ लो कि जब ये हम में वैल्यू ऐड कर रहा है तो तुम्हारे में कितना कर देगा, जब ये मेरे में वैल्यू ऐड हो रहा है तो तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल, गरम करेंगे तो उसमें लेंगे कि देंगे, तो गरम कर, ठोस को गरम करेंगे, द्रव, द्रव को गरम करेंगे गैस, तो उसमें शोषी, और ठंडा करेंगे तो उसमें निकालेंगे, तो निकालेंगे मतलब उसमें छेपी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, याद है ना, हाँ बोलो, नहीं ठीक। कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक समझते हो, क्वथनांक मतलब किसी चीज का खोलने का जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। लेकिन झोल है, कोई चीज जिस बिंदु पर गलता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। कोई चीज जिस, जैसे पानी 100 पर खोलता है उसको क्वथनांक पानी का हो गया 100 डिग्री से, पानी का क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री। कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर, जैसे मान लो पानी का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सी, इससे कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, जैसे चला द्रव, ये क्वेश्चन आता है वाष्पीकरण किस तापमान, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है, निम्न तापमान पर,
उच्च तापमान पर, क्वथनांक पर, कि सभी तापमान पर? आप कहोगे ये कैसे गुरुजी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलोगे ये गुरुजी कैसे, तो किसी चीज को तुम गर्म करो तो गर्म करोगे, जैसे तुम आग जलाओगे ना थोड़ा थोड़ा वाष्प निकलना शुरू हो जाए। अरे बोलो हाँ कि ना? आप कभी खाना बनाए हैं ना? डेली बनाते होंगे तो लाज नहीं लगता है ऐसे रोटी बेलने में? सिला लाज क्या लगना है? बोले मेरा कर्म है। तला कर्मो ऐसा मिला रोटी बेलने वाला रे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कहते हैं मेरे दोस्त कि कम क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी वाष्पीकरण किस बिंदु पर? निम्न पर कि मध्यम पर कि उच्च पर कि सभी पर? ये लिख लो, वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। वाष्पीकरण वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। लिखे? अब देखो चला, कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। देखो वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर है, वाष्पोत्सर्जन में भी अंतर है। पानी में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा। अब ये वाष्पीकरण भी दो प्रकार का, एगो वाष्पीकरण एगो वाष्पन। अगर क्वथनांक से कम पर पानी वाष्पीकृत हो रहा तो वाष्पीकरण, क्वथनांक पर या क्वथनांक से अधिक पर पानी वाष्पीकृत हो रहा था क्या? जैसे अगर हम जल की बात करें, चला जल की बात करें तो जल 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, इससे जो इधर होगा ये है वाष्पीकरण। इससे जो क्वथनांक बिंदु है तो क्वथनांक बिंदु सहित इधर जो होगा ये हो जाएगा वाष्पन। बोलो हाँ या ना? लिख लो एकरा, यह कौन बिंदु? जल का ही क्या है? क्वथनांक। इतने पढ़ना है। अब पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। हो गया? अब देखो वाष्पीकरण एक कैसी घटना है? सतहीय घटना है। और वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण होगा कि वाष्पोत्सर्जन? अब वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? वेपोरेशन और इवेपोरेशन अलग अलग है। वेपोराइजेशन का मतलब हुआ वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन का मतलब हुआ वाष्पोत्सर्जन। बोलो ना रे, ये समझ गया? 100 डिग्री सी से इधर वाष्पीकरण, 100 पर या 100 से अधिक वाष्पन। अब वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियॉन कैसा रंग देता है? नियॉन कैसा रंग देता है? गुलाबी। बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा का तापमान कितना डिग्री सी? 20,000 डिग्री सी तक। आप बताओ सोडियम लैंप में कैसा रंग देता है? सोडियम लैंप जो है वो पीला रंग देता है। बताओ बारिश में कौन लैंप का प्रयोग करते हैं? अरे छोटा, बारिश में सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछा था पिछले बार। अच्छा बताओ चला, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंस। प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है
ये चला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बताओ इस अवस्था का तापमान, प्लाज्मा अवस्था का तापमान बहुत उच्च की बहुत निम्न, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का तापमान निम्न। इसका ध्यान रखना। कहते हैं कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था का तापमान ज्यादा की कम? अब बताओ ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, गरमाना होगा कि ठंडाना? गरमाना होगा तो उष्मा शोषी की छेपी, और उल्टा करेंगे तो उष्मा छेपी। क्यों? जब उष्मा निकालना है मतलब उष्मा छेपी। क्या? अच्छा बताओ, चला ठोस से सीधे गैस में बनेगा ऊर्ध्वपातन। तुम ही समझ लो चला कि पूरा दिन तुम साइंस पढ़ो ना पढ़ो, ये 1 घंटा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। तो बताओ ठोस गैस में तब बदलेगा जब उष्मा लेगा कि देगा? गरमाएगा तब ना बनेगा। तो लेगा मतलब उष्मा शोषी, यानी ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? रंग। हा देखो, एक होता है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है क्रोनोलॉजी। दोनों अलग अलग शब्द है। रंगों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी, और समय की पहचान करना क्रोनोलॉजी। दोनों अलग अलग है। समय की पहचान, समय की पहचान सुना होगा जो चला करंट अफेयर्स वगैरह जो आता है ना, हर महीना लिखल रहता है करंट अफेयर्स क्रोनिकल। क्रोनिकल मतलब वो हर महीने का है। समय की पहचान क्या बोले थे रे? क्रोनोलॉजी। समय की पहचान क्रोनोलॉजी, और मेरी जान रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या? क्रोमेटोग्राफी। लिख लिए? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय अंतराल। क्रोनोलॉजी का मतलब समय अंतराल। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है रंगों में अंतर। किसमें अंतर? अब चला कहते हैं रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी, या समय की पहचान क्रोनोलॉजी। आज जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सी से कम का अंतर हो, देखो ये एकरा में झोल है। चला ये क्वेश्चन जब पूछेगा ना, एक होता है आसवन, एक होता है प्रभाजी आसवन। ये क्वेश्चन चला बड़ा सुंदर है। अब एक बात बताओ, नमक और पानी जान रहे हो? नमक और पानी का गलना इस चला 1400 डिग्री सी अप्रॉक्स पर ही खोलता है। कौन? नमक। अब पानी 100 डिग्री सी पर खोलता है। तो क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर है कि कम का? कम का है। 1300 डिग्री सी का अंतर है। 250 डिग्री सी पर आदमी पिघल जाता है, और यहां तो 1300 का अंतर है। अब बताओ तो यह कौन विधि है पानी से नमक को अलग करना? आसवन। इसका मतलब आसवन विधि में क्वथनांक में अंतर ज्यादा का कि कम का? ये तब यूज करते हैं जब क्वथनांक में अंतर क्या हो? अधिक हो। आई तब यूज करते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन होता है पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन। तो पेट्रोल डीजल केरोसिन में इस सब में क्वथनांक का अंतर 20 से 25 डिग्री सी का होता है। एक का जितना होगा दूसरे का उस सब में 25 डिग्री सी का अंतर है। इसका मतलब क्वथनांक में अंतर कम की ज्यादा? क्वथनांक में अंतर क्या रहेगा? क्वथनांक में अंतर कम। जल्दी लिख। हो गया? तो बताओ 25 डिग्री सी का अगर अंदर रहेगा तो ये कितने किस पर टूटेगा? प्रभाजी आसवन पर। और क्वथनांक में अंतर अधिक होगा तो आसवन पर। ये चला गुढ़ ज्ञान है। कथन निष्कर्ष वाला कोनो क्वेश्चन फंस जाएगा तो लपेट दोगे।
वायु में से विभिन्न गैसों तथा पेट्रोलियम उत्पादों को कौन विधि द्वारा? वायु में भी अलग अलग गैस को अगर अलग करना है तो वह भी प्रभाजी आसवन। आप पेट्रोलियम का तो प्रभाजी आसवन होबे करता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है उसे कौन गुण कहते हैं? सबसे बड़ा तो अवलोकन। अवलोकन मतलब होगा देखना। एगो बात बताओ, अभी जो आप हमको देख पा रहे हो, ये कौन गुण देख पा रहे हो? अब गुण दो प्रकार का होता है, एगो भौतिक गुण है, एगो रासायनिक गुण। हमको जो आप बाहर से देख रहे हैं ये मेरा भौतिक गुण है। हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो रासायनिक गुण है। पौधे को जो बाहर से देख रहे हैं ये भौतिक गुण है, और उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो रासायनिक गुण है। तो आप बताइए किस चीज का अवलोकन किसी भी चीज में कर सकते हैं, भौतिक की रासायनिक? तो किसी भी चीज का अवलोकन करना अर्थात देखना, वो कौन क्या है? भौतिकी है। और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो रासायनिक है। आपको कहेगा किसी चीज को देख रहे हैं, वो लंबा है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, नुकीला है, वो कौन है? कौन अवस्था है? भौतिक अवस्था है। तो कहते हैं पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन। अब बताओ, हमको देख के तुम हमारा जो वर्णन करोगे तो कि काला है कि गोरा है, क्या है, नहीं है, यही ना कर पाओगे। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हमारा नेफ्रॉन कैसे काम कर रहा है, हमारी किडनियां कैसे काम करे, एल्वियोली मेरा कैसे काम कर रहा है, विली मेरा कैसे काम कर रहा है, ये तो बता पाएगा। इसका मतलब कि वर्णन किस गुण का किया जा सकता है? भौतिक गुण का। रासायनिक गुण का वर्णन करना संभव नहीं। बुझा रहा है? भौतिक गुण मतलब हो गया आकार, जो रंग। देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना, एक मिनट, मोमबत्ती का जलना हम लोग क्या पढ़ते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? मोमबत्ती जलेगा तब जब पिघलेगा। तो मोमबत्ती के जलने में जलना और पिघलना दोनों निहित है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन आंसर मारिएगा। अलग अलग रहेगा तो क्या मारिएगा? रासायनिक परिवर्तन। अलग अलग रहेगा तो क्या मारिएगा? रासायनिक। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ रहा है कि पिघल रहा है तब ना जल रहा है। तब मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम कौन शब्द दिया था? तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल। अणु शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड। परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रिट्स। अगर हम बात करें जिन्होंने तत्व शब्द का जो परिचय है, तत्व शब्द का परिचय कौन दिया था? रॉबर्ट बॉयल। और अगर परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द का परिचय कौन दिया था? डेमोक्रिट्स। और अणु शब्द का परिचय कौन दिया था? ओस्टवाल्ड। कौन दिया था? चला ओस्टवाल्ड। हो गया। तत्व का परिचय कौन दिया था? रॉबर्ट बॉयल। परमाणु शब्द का परिचय कौन दिया था? कौन दिया था रे? डेमोक्रिट्स। अणु शब्द का परिचय किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने। जबकि पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने। अब परमाणु मॉडल जो दिया गया था चला रदरफोर्ड के द्वारा, वो कहा था कि सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह घूमता है वैसे यहां नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। यानी परमाणु का जो आकार है, उसकी जो संरचना वो सौर परिवार के जैसी है। कैसी है? देखो कहता तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था? लेकिन तत्व शब्द का परिचय किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने दिया था? अब 92 तत्व प्रकृति में है, जिसमें 11 तत्व क्या है? 2 तत्व क्या है? द्रव। अब बाद बाकी सब क्या है? ठोस। बाद बाकी सब क्या है? गैस की संख्या कितनी है? 11। कितनी? द्रव कितने हैं? 2। अब बाद बाकी सब क्या है? ठोस। आपको कहेगा तत्व कितने हैं? तो 118। तत्व कितने हैं? 118। लेकिन कहेगा प्रकृति में कितने हैं? तो 92। अब 92 में कितने तत्व हैं? गैस। गैस कितने हैं? 11। और 2 को तो द्रव ब्रोमीन सबको पता है, पारा और ब्रोमीन। ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अब ब्रोमीन और धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबको रटा हुआ होगा। लेकिन अब आप ये जानिए कि 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें 11 तत्व गैस है,
दो तत्व द्रव है, आप बाद बाकी सब क्या है, क्या है, ठोस। कितने तत्व पाए जाते हैं, 92। कितने, और कितने तत्व गैस हैं, 11। कितने तत्व द्रव हैं, 2। बाद बाकी सब क्या है, ठोस। अब प्रकृति में कहेगा कितने तत्व हैं, 118। हाँ, कितने तत्व हैं कहेगा तो 118। प्रकृति में कितने तत्व हैं, 92। कितने तत्व हैं, 118। कितने तत्व हैं, 118। कितने तत्व हैं, कितने, हाँ लिख लो, लिखना। कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या 118 है, जबकि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, 92। कितनी है रे, बता। H2S का नाम सुना है? यह एक रंगहीन गैस है जिससे सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती। किसके जैसी? अब बताओ, मछली में गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। मछली में गंध, हाइड्रोजन सल्फाइड। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है H2S और HCl, ये गैस अवस्था में क्यों होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। वहां भी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। क्योंकि ये क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। H2S और HCl किस अवस्था में पाया जाता है? H2S और HCl गैस अवस्था में होते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है रे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन, हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और चला इसमें देखो, ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना ही क्या है, नाइट्रोजन। इसलिए यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। और जो नहीं बनाता है इसलिए किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? H2S और HCl किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता? 3 गो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब बताओ, इसमें फ्लोरीन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन है क्या? इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग क्या था। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछता है H2O को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? कहते हैं विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। क्योंकि H2O यौगिक है। यौगिक कहते किसको हैं? अरे यौगिक कहते किसको हैं? जिसका किसी के साथ सूत्र हो, जिसका किसी के साथ सूत्र हो। तो तोरा सब नहीं पूछता है, तोरा एक को पूछता है। कौन? जल। कौन पूछता है? चला तो कहेगा जल को। जल यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि किसी के साथ सूत्र है, और किसी के साथ सूत्र है तो ये विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। जल को कहेगा किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? कहेंगे विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। ये समझो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन में से एक है। जल को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? विद्युत रासायनिक विधि। यहां से जब H2O होगा और यहां आप विद्युत धारा दीजिएगा ना, तो ये बन जाएगा H+ या H2+ और O2- में, या H+ और OH- में। H+ और OH-
माइनस में ये टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में। तो कहता है H2O एक यौगिक है और यौगिक विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या होता है, अलग होता है। कहेगा जल किस विधि द्वारा अलग होता है, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। जल किस विधि द्वारा अलग होता है, विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। निलंबन, निलंबन हो गया नाला का पानी, हम बोले तो निलंबन नाला का पानी। अब बताओ नाला के पानी के जो कण है उसको आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो कहता निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन बोले तो कौन, किसका पानी, नाला का पानी। इसके कणों को खुली आंख से देखा जा सकता है। कहता है केवल विषमांगी मिश्रण, कौन प्रभाव दर्शाते, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलियन से। कौन विलियन से चला, आज बताओ चला। दूध से प्रकाश गुजरेगा, अब पानी से, तो दूध कोलाइडी, यही घटना प्रकीर्णन है। तो कहते हैं जब दूध कोलाइड विलियन है उससे प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकीर्णित हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो हम कहेंगे चला टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है, प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्या क्षय। कहेगा किस विलियन से है, कहेंगे कोलाइड विलियन से। कौन विलियन से चला, कोलाइड विलियन। बताओ कोलाइड विलियन दूध है, और दूध चला दिखता समांगी है लेकिन विषमांगी। दूध कहेगा दिखता कैसा है, समांगी। है क्या, विषमांगी। दूध के बारे में हमेशा ध्यान रखना, दूध क्या है, विषमांगी की समांगी। लेकिन दिखता कैसा है, समांगी। समांगी मतलब जो समान रूप से मिला हुआ हो, विषमांगी जो समान रूप से मिला हुआ नहीं हो। दूध एक प्रकार का चला कोलाइड विलियन है। कौन विलियन है, आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपका बनेगा क्वेश्चन, लाइन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन चला पूरा हॉल में एक आध लड़का बनाएगा कि दूध विषमांगी है, क्योंकि कहीं पर सही तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं है। दूध विषमांगी इसलिए है चला कि दूध में जो वसा की गुल्लियां होती है वो मिलती नहीं है, इसलिए दूध दिखता कैसा है, समांगी, होता कैसा है, विषमांगी। अब हमको ये बताओ टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइड विलियन में होता है। कोलाइड विलियन दूध है, और दूध कैसा है, इसका मतलब टिंडल प्रभाव कैसे विलियन में होता है, समझ में आया। कोलाइड विलियन टिंडल प्रभाव जो होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय, और प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय यानी दूध में, किसमें, दूध में। और दूध कैसा विलियन है, विषमांगी। इसका मतलब टिंडल प्रभाव कैसे विलियन में होता है, विषमांगी मिश्रण में। अरे बुझा रहा है, टिंडल प्रभाव कैसे मिश्रण में होता है, कैसे में, टिंडल प्रभाव विषमांगी मिश्रण में होता है। कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कि बल कैसे मतलब न्यूटन है। आई चला तू सब जानता है हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जे सब जानता है तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। जे लोग नहीं जान पा रहा है और जिस क्वेश्चन को लोग, जब क्वेश्चन ही पूछेगा न चला टिंडल प्रभाव समांगी के विषमांगी, लड़का का ई कौन क्वेश्चन कहने से लाया है, बनबे नहीं करेगा। चला टिंडल प्रभाव पहले बच्चा नहीं जानता, टिंडल प्रभाव मतलब प्रकाश का क्षय। ये होता है दूध में, दूध है कोलाइड विलियन। कोलाइड विलियन है मतलब वो कैसा है, विषमांगी। कोलाइड विलियन कैसा है, विषमांगी। क्लियर है, बुलंद दे। आज टारगेटे गड़बड़ा गया, पढ़ाने में चला बड़ी मजा आ रहा है इसलिए गड़बड़ा जाए। पढ़ देंगे तब तो बोलो ना एक ही दिन में खत्म कर देंगे। स्पीड ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेकिन बढ़ा देंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर कल मिलेंगे 6:20 इस सप्ताह में, लेकिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।